दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज दोस्तों डेली करंट अफेयर की श्रृंखला में हम कवर करने जा रहे हैं 28 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों को। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन कौन से खास प्रश्न हैं। देखिए ज़्यादा नहीं, मैं केवल आपके सामने 10 प्रश्न लेके आता हूँ। ये 10 प्रश्न अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जिन लोगों को इसका PDF चाहिए होगा वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको टेस्ट देना होगा तो आप हमारे एप्लीकेशन या वेबसाइट प्रोग्राम से आप इसका टेस्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे लिए खास प्रश्न कौन कौन से हैं। दोस्तों पहला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप सभी को पता भी होगा, क्योंकि पिछले साल जब यह पुरस्कार दिया गया था तो आपकी परीक्षा में कईयों बार प्रश्न आया था। मैं एक बार आपको याद भी दिला देता हूं। ठीक है, लिखा है कि हाल ही में किसे शांति सियोल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। ठीक है, हाल ही में। ठीक है, अभी ये ज्यादा दिन हुआ नहीं, 2 से 3 दिन पहले ये शांति सियोल पुरस्कार की घोषणा हुआ। और ये इस बार किसको दिया गया, 2020 में ये किसको दिया गया। एक बात और खास बता दूं, 2019 में यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। ठीक है, और इस बार किसको दिया गया है तो जल्दी से बता दीजिए। और भी नाम दे रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू, नाम याद है आपको, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा, बट इनको नहीं दिया गया है। मलाला यूसुफजई, ठीक है, इनको जो है नोबेल अवार्ड भी मिल चुका है, तो ये भी नहीं है। थॉमस बाक आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। याद रखेगा, इस बार का जो शांति सियोल पुरस्कार है ये किसको दिया गया है, ये दिया गया थॉमस बाक को। थॉमस बाक कौन है, तो दोस्तों इनके पीछे एक आपको ओलंपिक का चिन्ह नजर आ रहा होगा, तो याद रखिए ओलंपिक के अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक, जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो क्या आपको याद रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। याद रखेगा, पिछले बार यह पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था, इस बार यह पुरस्कार ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जिनका नाम है थॉमस बॉक, उनको दिया गया। तो इतना ही बातें अगर आप याद रखते हैं तो भी आपका काम बड़े आराम से चल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व बैंक ने भारत के पहले सैंड ड्यून पार्क, ठीक है, देखिए अगर कोई भी चीज भारत में पहली बार होती है, कोई भी चीज भारत में पहली बार हो या विश्व में पहली बार हो, तो कहीं ना कहीं वो प्रश्न और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, और आज की प्रश्न में ऐसी 2-3 बातों की चर्चा करने वाले हैं जो भारत में पहली बार शामिल होने जा रहा है। ठीक है, तो लिख रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने भारत के पहले सैंड ड्यून पार्क को विकसित करने के लिए किस राज्य का चुनाव किया। ये प्रश्न अगर इस तरह से पूछता तो और भी ज्यादा आपको मजा आ जाता। तो याद रखिए दोस्तों, यहां पर गोवा राज्य का चुनाव किया गया। ठीक है, किस राज्य का, तो यहां पर देखिए गोवा लिख तो दिया और यहां पर गलती से ऐसा हो गया है। और कितनी धनराशि को मंजूरी दिया गया दोस्तों, तो यहां पर देखिए ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, लगभग 3 करोड़, कितना याद रखेगा, 3 करोड़ रुपए जो है मंजूरी दिया गया इस पहले पार्क को विकसित करने के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हटकर पार्क है और इसके बारे में थोड़ी सी और बातें जान लेते हैं। लिख रहा है, गोवा राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा तैयार एक प्रस्ताव को मंजूरी देकर विश्व बैंक ने गोवा के लिए भारत के पहले सैंड ड्यून पार्कों को विकसित करने के लिए 3 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दे दिया है। सैंड ड्यून को संरक्षित करने के लिए पार्क का विचार सबसे पहले पूर्व राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, अच्छा ये समुद्री विज्ञान संस्थान जो ये भी कहां पर है, गोवा पणजी में यह स्थित है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। करा वहां के वैज्ञानिकों ने और गोवा राज्य के जैव विविधता बोर्ड ने इसको स्टार्ट किया है। एंटोनियो मैस्करन को परियोजना के लिए मुख्य अन्वेषक और डॉक्टर प्रदीप शर्मोकदम को सह अन्वेषक के रूप में नियुक्त किया गया है। जो हमारे देश का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जो एनजीटी है, एनजीटी ने लोक निर्माण विभाग यानी वर्क पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और गोवा और अन्य संबंधित अधिकारी को भी दिशा निर्देश जारी कर दिया है इस कार्य के लिए। ठीक है, तो ये अपने आप में पहला ऐसा पार्क है सैंड ड्यून पार्क। ठीक है, ये कहां पर बनाया जा रहा है, तो ये आपके गोवा में बनाया जा रहा है। अगला देखिए, केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह की चीजें पहले भी हो जानी चाहिए थी बट नहीं हुआ, चलो लेकिन अभी हुआ, ज्यादा अच्छा है। लिख रहा है कि केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण जो है इसने पानी की बर्बादी और बेवजह इस्तेमाल पर रोक लगाने हेतु कितने रुपए का दंड निर्धारित किया। यानी कि अगर आपको पानी की बर्बादी करते हुए पकड़ा जाता है तो ऐसे में आपको दंडित किया जाएगा, और दंडित दोनों माध्यम से किया जाएगा, यानी कि जुर्माना भी लगाया जाएगा और साथ ही साथ आपको कारावास की सजा भी हो सकती है। तो आपको बताना है कितना। लिख रहा है 3 लाख रुपए जुर्माना और 7 साल तक की जेल, या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 साल तक की जेल, 2 लाख रुपए का जुर्माना या फिर 3 साल की जेल, या फिर 4 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल की जेल। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया जाएगा अगर आप पानी की बर्बादी करते हुए पकड़े जाते हैं तो। ठीक है, तो याद रखिएगा 1 लाख का जुर्माना और उसके साथ जो जेल जाने की सजा है वो लगभग 5 वर्ष की है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा।
रखेगा। लिख रहा है कि केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण के नए निर्देशों के अनुसार पीने योग्य पानी का अगर दुरुपयोग किया जाता है तो उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और 5 साल के लिए जेल में जो है डालने संबंधित ये दंडनीय अपराध लाया गया। ठीक है, तो ये काफी अच्छा है। और वैसे भी आप जानते हैं कि जो जल है हमारे लिए वो ऐसा संसाधन है जो बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे पास उपलब्ध नहीं है, और मानव जीवन कितना महत्वपूर्ण है, बिना जल के तो जीवन हो नहीं सकता है। ऐसे में मनुष्य क्या करता है कि जरूरत से ज्यादा पानियों को बर्बाद करता है। ठीक है, पानी को बर्बाद करता है। पानियों शब्द नहीं लगेगा क्योंकि पानी अपने आप में बहुवचन होता है। जितने भी मटेरियल होते हैं, जो द्रव्य होते हैं ना, वो जैसे दूधों नहीं होता, दूध अपने आप में क्या है, वो बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसा कभी कभार प्रश्न पूछ लेता आपके हिंदी में, तो जब कभी मुझसे कुछ गलती हो भी जाती है तो मैं तुरंत आपको बता देता हूं कि देखो ये ऐसी नहीं ऐसी चीजें होने जा रही है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे सी प्लेन का संबंध किससे है? ठीक है, तो वैसे तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो संबंध है वो एक अलग तरीके से था, बट मैंने थोड़ा सा इंसर्ट आपको दे दिया कि आप आराम से याद कर लो। और ये हटके है थोड़ा सा, ये भारत में पहली बार इस तरह के सी प्लेन को लाया गया है। ठीक है, और फिलहाल तो ये सी प्लेन ऐसा है जो समुद्र के ऊपर चलेगा, समुद्र के भीतर नहीं। समुद्र के भीतर कभी जहाज नहीं चलता है, समुद्र के भीतर जो चलता है उसे पनडुब्बी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा, भीतर वाली बात गड़बड़ हो जाएगी। बाकी आप कंफ्यूजन में सौर ऊर्जा और हाइड्रोकार्बन भी टिक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है। तो याद रखेगा दोस्तों, ये जनरल प्लेन है। हाँ, थोड़ा सा इसका स्टाइल, इसका मॉडल जो है भिन्न है, क्योंकि अभी तक क्या होता था, समुद्र में शिप चलते थे, लेकिन अब क्या होगा, यहां पे जो डिजाइन आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सी प्लेन है, समुद्र में चलने वाला सी प्लेन। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में पहली बार हो रहा है, इस तरह का प्लेन पहली बार बना है, तो इसको याद रखेगा। कह समुद्र में संचालन योग्य यह विमान अहमदाबाद जाने के रास्ते में कोच्चि पहुंचा है और वेंदुरुथी चैनल में सुरक्षित उतारा गया है, जहां नर्मदा जिले में साबरमती रिवर फ्रंट और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच देश की पहली सी प्लेन सेवा स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, तो याद रखेगा, जो साबरमती रिवर फ्रंट बना है और जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अरे वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति जो है, इन दोनों के बीच में यह सी प्लेन स्टार्ट किया जा रहा है। कह रहा केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री जिनका नाम है मनसुख मंडाविया, उनके अनुसार यदि सब सुचारू रूप से रहा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कब मनाई जाती? 31 अक्टूबर को। ठीक है, हर वर्ष 31 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो याद रखेगा 31 अक्टूबर 2020 से यह सेवा स्टार्ट कर दिया जाएगा, यानी सी प्लेन का अगर कोई भी वहां जाता है तो यह सी प्लेन का लाभ ले सकता है। ठीक है, हाल ही में भारतीय मूल के वेवेल रामकलवान, ठीक है, वेवेल रामकलवान दोस्तों याद रखेगा, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, इनको राष्ट्रपति चुना गया। ये भारतीय मूल के हैं, हालांकि इनका जन्म भारत में नहीं हुआ है, लेकिन इनके दादाजी जो है वो भारत के रहने वाले थे। वो इनके दादाजी दोस्तों कहां के रहने वाले थे? भारत में। तो याद रखेगा, भारत में बिहार से संबंधित थे और याद रखेगा भारतीय मूल के हैं, इनको प्रधानमंत्री चुना गया। ठीक है, सॉरी, राष्ट्रपति चुना गया, आपको बताना है। अच्छा, पहला ऑप्शन दे रहा अंडोरा। दोस्तों कभी कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अंडोरा जो है ये एक अलग था। ठीक है, ये एक यूरोपियन कंट्री है, आपने देखा। ठीक है, और ये अलग हो जाएगा। तिमोर लेस्ते ये नहीं है और न्यू गिनी भी नहीं है। याद रखेगा सेशल्स देश है जिसे चुना गया है। ठीक है, सेशल्स का चुना नहीं गया, सेशल्स के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, किसे? नाम है वेवेल रामकलवान। ये भारतीय मूल के हैं, इस वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है प्रश्न। करा 25 अक्टूबर 2020 को भारतीय मूल के वेवेल रामकलवान को सेशल्स के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। यह पहली बार है जब विपक्ष के उम्मीदवार ने 1977 के बाद सेशल्स में चुनाव जीता है। सेशल्स हिंद महासागर में एक द्वीप समूह है जो कि 1976 तक एक ब्रिटिश उपनिवेश हुआ करता था। जिस तरह से भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था वैसे यह भी था। ठीक है, करा इनके दादाजी बिहार से थे, यानी कुल मिला जुला के भारत से थे। सेशल्स दोस्तों 115 छोटे छोटे द्वीपों का एक द्वीप समूह है। इसके अलावा यहाँ पर प्रवाल भित्तियां और समुद्र तट इत्यादि पाए जाते हैं। यहाँ एक लुप्त प्राय जीव है हरा कछुआ, शायद आपने नहीं सुना होगा, बट याद रखेगा वो हरा कछुआ कहां से संबंधित है? वो भी आपके सेशल्स से ही संबंधित है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। करा निम्नलिखित में से सत्य कथन है, जो सत्य कथन है वो आपको बताना है। लिख रहा है गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन, ठीक है, 2020 का उद्घाटन किया। ठीक है, ये पहला कथन है। दूसरा कथन लिख रहा है कि इसका आयोजन केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी जो सीबीआई है उसके द्वारा किया गया है। करा इसका विषय क्या है? सतर्क भारत समृद्ध भारत, ये इसका विषय। आपको बताना है कौन कौन सा कथन यहां पर सत्य है। तो आपको लग रहा होगा दोस्तों कि दिए हुए सभी कथन बिल्कुल सत्य है और आपका यह सोचना बिल्कुल सही
नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा सही नहीं। क्यों? क्योंकि जो तीसरा ऑप्शन दे रहा है दोस्तों, थीम जो बता रहा है कि सतर्क भारत समृद्ध भारत, ये थीम अपने आप में बिल्कुल सही है, याद रखेगा, ये राइट थीम दिया हुआ है। अच्छा, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब मैं ऐसी बातें करता हूं, ठीक है। आगे लिख रहा है कि इसका आयोजन केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के द्वारा किया गया, ये भी सही है, लेकिन इसका उद्घाटन दोस्तों अमित शाह जी ने नहीं किया है, इसका उद्घाटन स्वयं पीएम मोदी ने किया है, ठीक है। तो मोदी जी ने किया है, यहां पर याद रखना आपको 2020 वाला जो सेगमेंट था, इसका उद्घाटन स्वयं मोदी जी ने किया। तो यहां पर पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो केवल दूसरा और तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। कल 27 अक्टूबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन 2020 का उद्घाटन किया गया, ठीक है, और पीएम मोदी ने स्वयं इसका उद्घाटन किया। इसका आयोजन केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा किया गया यानी सीबीआई के द्वारा किया गया, और जो इसका थीम था वो था सतर्क भारत समृद्ध भारत। करा यह सतर्कता जागरूकता सप्ताह इस वीक मनाया जाना है, और यह सम्मेलन 3 दिवसीय कार्यक्रमों के रूप में आयोजित किया जा रहा है 27 से लेकर के 29 अक्टूबर तक, ठीक है। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए अगला दे रहा है बौद्धिक संपदा विभाग द्वारा, यानी जो जीआई टैग से फिर से क्वेश्चन आ गया, ये एक और आइटम है जिसको जीआई टैग दिया गया। देखिए, जिन लोगों को जीआई टैग के बारे में पढ़ना है वो स्टडी 91 के करंट अफेयर प्रोग्राम में आ जाएं, ठीक है, और वेबसाइट में चाहे एप्लीकेशन में, और वहां पर टॉपिक वाइज करंट अफेयर में जाइए, जहां पर आपको जीआई टैग के वीडियोज भी मिल जाएंगे और क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। आज तक जीआई टैग से जितनी भी संबंधित चीजें हैं वो सब कुछ वहां मिल जाएंगे आपको। तो लिख रहा है कि मयूर जग्गी, ठीक है, आपने मयूर गुड़ सुना होगा, वो अलग है, ये मयूर जग्गी है, करा इसको जीआई टैग दिया गया। तो मयूर जग्गी दोस्तों, ये यहां पर देखिए, ये जो दिख रहा है, ठीक है, भेली के टाइप का सा होता है, ठीक है, और मयूर जग्गी ये कहां से संबंधित है, तो केरल से संबंधित है, याद रखिएगा, ये केरल से संबंधित है मयूर जग्गी। और कंथलूर, ठीक है, वहां का मरायूर और कंथलूर ये 2 जगह है, और मरायूर जो जगह है उसी के नाम पर मयूर जग्गी भी कहा जाता है, ठीक है। तो फिलहाल तो आप याद रखिए केरल में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कह रहा है कि यहां पर मयूर जग्गी को जीआई टैग दिया गया है। हमें ध्यान देना चाहिए कि मयूर गुड़ का उत्पादन बिना किसी रसायन को मिलाए किया जाता है, और इसीलिए इसकी क्वालिटी सबसे ज्यादा प्योर मानी जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। करा वह देश जिसके द्वारा कोविड-19 के खिलाफ नो मास्क नो सर्विस राष्ट्रीय अभियान स्टार्ट किया गया है, ठीक है, यानी नो मास्क, अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आपकी कोई सर्विस नहीं, ठीक है, तो आपकी सर्विस भी कैंसिल है यहां पर, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नो मास्क नो सर्विस। और इस तरह का काम शुरू किया बांग्लादेश ने, ठीक है, बांग्लादेश ने एक छोटा देश है, लेकिन वहां पर सोचो मास्क को लेकर के कितनी जागरूकता फैलाई जा रही है, ठीक है। तो नो मास्क नो सर्विस आप याद रखेंगे। लेकिन 26 अक्टूबर 2020 को बांग्लादेश सरकार के द्वारा यह अभियान स्टार्ट किया गया। इस अभियान के तहत किसी को भी बिना मास्क के कार्यालयों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमें ध्यान देना चाहिए कि भारत के बाद बांग्लादेश जो है ये दक्षिण एशिया का दूसरा ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा कोविड के पेशेंट पाए गए थे, यानी जो सबसे ज्यादा कोविड से प्रभावित था, ठीक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिसके द्वारा उद्योग 4.0 तकनीक, ठीक है, यानी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0, दोस्तों इसके ऊपर हम लोगों ने वीडियो भी दिया है। डेली दोपहर में 12 बजे बहुत ही स्पेशल क्लास चलती है आप सबकी, ठीक है, उसमें योगेश सर आपको टीच करते हैं। अगर आप क्लास देखेंगे तो आपको बेशक बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 विकसित किया गया, ठीक है, इससे संबंधित कुछ टेक्नोलॉजीज आई हैं दोस्तों, और ये किसने विकसित किया है, तो आईआईटी खड़गपुर के छात्रों ने विकसित किया है। तो याद रखेंगे आईआईटी खड़गपुर और टीसीएस ने संयुक्त रूप से इसको जो है विकसित किया है। यह एक नए नवाचार का उद्देश्य पूंजीगत सामान क्षेत्र को बढ़ावा देना है और कुल मिला जुला के इनोवेशन को बढ़ाना है, ठीक है, ऐसे आप सिंपली शब्दों में याद रखें। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित परमाणु हथियार निषेध संधि पर हस्ताक्षर करने वाला नवीनतम देश कौन सा है, ठीक है, ऐसा देश कौन सा है जिसने परमाणु हथियार निषेध संधि पर क्या किया है, हस्ताक्षर किया। भारत ने, होंडुरास ने, या नीदरलैंड ने, या फिर जिनेवा ने। तो सही उत्तर है होंडुरास, ठीक है, होंडुरास याद रखेगा दोस्तों। अच्छा, यहां पर कुछ चीजें और याद रखेगा, अच्छा बहुत सारे ऐसे देश और भी हैं जिन्होंने इस तरह की संधि पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है, तो याद रखेगा ये अपने आप में 50वां देश बन गया है जिसने यह हस्ताक्षर किया है, ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। करा है संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित परमाणु हथियार निषेध संधि। आपको पता होगा दोस्तों, जो परमाणु हथियार होता है इसके लिए बहुत सारे इससे संबंधित देखिए बहुत सारे देशों में परमाणु हथियार जो है बना रखा है। तो कभी इस तरह से कोई बड़ा विश्व युद्ध ना हो जाए उसके
लिए यहाँ पर तमाम तरह की पाबंदी है, ठीक है। इसलिए बहुत सारे देशों के बीच में आपस में संधियां भी हैं। तो ये लिख रहा है कि परमाणु हथियार निषेध संधि, यानी हम किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो वही कह रहा है कि ये निषेध संधि है, ठीक है। इस पर किसने हस्ताक्षर किया है, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने हस्ताक्षर नहीं भी किया है, जैसे नाटो वाले जो मेंबर, उन्होंने भी हस्ताक्षर नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर होंडुरास, जितने छोटे छोटे देश हैं उन्होंने किया है, भारत ने भी किया है, ठीक है। तो याद रखेगा, कह रहा है कि यह बहुपक्षीय समझौता होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि केवल एक लोग एक्सेप्ट करते हैं, ये बहुपक्षीय समझौता होता है जो परमाणु निरस्त्रीकरण के साधन पर बाध्यकारी होता है। यानी जिस किसी के देश में परमाणु हथियार हैं, वो उनको क्या करता है, धीरे धीरे डिफ्यूज करने का काम करता है। अच्छा, बहुत सारे देश हैं जो नए नए परमाणु हथियार बनाते चले जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जो डिफ्यूज भी कर रहे हैं। कर यह देशों से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर रोक लगाने का आग्रह करता है और साथ ही परमाणु हथियारों का इस्तेमाल की निंदा भी करता है। और इसी में शामिल हो गया होंडुरास, ठीक है। जबकि रूस हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन हो गया, इन सभी देशों ने क्या किया, इसका विरोध किया है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। देखिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको लेके नहीं चलनी है, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ना है ताकि ज़्यादा समय तक चीज़ें याद रहें। जब आप किसी चीज़ को बहुत बड़े तरीके से देख लेते हो ना, तो थोड़ी सी समस्याएं आ जाती हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, 1 नवंबर से आपको जो है करंट अफेयर की और भी क्लासेस दी जाएंगी, क्योंकि 3 महीने बाद हम लोग क्या करते हैं, करंट अफेयर को अपडेट करते हैं और थोड़ा सा चीज़ें और बढ़ाकर लेके चलते हैं, तो वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा मदद मिल पाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।